चलिए बेटा, अब हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। अब जो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कैसे स्ट्रक्चर बनता है, शेप क्या होता है, पानी में जाने पर कौन आयनाइज होगा, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का पानी में कितना कंडक्टिविटी होगी। तो मतलब बॉन्डिंग के माध्यम से, बॉन्डिंग की थ्योरी हमें कुछ बेसिक बातों को बता पाएगी, और जो बेसिक बातें हमें पता लगेगी वो है कंडक्शन, इन सॉल्यूशन, पहली बात तो हमें पता लगी। मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी थ्योरी है कि कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है, जो भी थ्योरी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, जो भी थ्योरी है वो किन किन फंडामेंटल बातों पर बेस्ड होगी। तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल है हमारे पास, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हमें पता लग जाता है उसका सॉल्यूशन के अंदर कंडक्शन कितना होगा। दूसरी जो हमें बात पता लगती है वो पानी में जाकर कौन से आयन देता है। ये हमको कुछ बातें होती है जो कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होती है। हमको कॉम्प्लेक्स के बारे में आजकल एक्सरे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से शेप पता होगी। हमको कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर पता होता है कि डायमैग्नेट है या पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर, तीसरा जो हमें एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कॉम्प्लेक्स के बारे में पता लगता है, स्टेबिलिटी के बारे में, कि कितनी स्टेबिलिटी है उसकी। और हमें जो कॉम्प्लेक्स के बारे में पता लगता है वो उसके कलर के बारे में। वाई कॉम्प्लेक्स और कलर्स। ये जो मैंने पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये वो पॉइंट्स है जो हमें एक्सपेरिमेंटली कॉम्प्लेक्स के पता होता है। पानी में डालने पे उसका कंडक्शन कितना होगा तो हम वो करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्ट 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 मीटर लगा के, एमीटर लगा के। वो पानी में जाके कौन कौन से प्रकार के आयंस देगा ये हम पता लगा सकते हैं। उस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कलर क्या होगा, ये हम सब पता लगा सकते हैं कॉम्प्लेक्स के बाद। ये हम कॉम्प्लेक्स के बारे में सब चीजें पता लगा सकते हैं। इसमें
ये एक्चुअली हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में सब चीजें पता होती है। ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें पता होती है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे, इसमें जो शुरू की जो बात लिखी है, कंडक्शन इन सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ आयन, ये जो दो बात लिखी है शुरू वाली, ये बात बताने के लिए वर्नर्स थ्योरी सबसे पहली थ्योरी आई थी। उसने ये दो बता दिए थे कि कौन से आयन पानी में जाते हैं, कौन से प्रकार के आयन पानी में जाते हैं, और कौन से कॉम्प्लेक्स की कितनी कंडक्टेंस होती है। ज्यादा नंबर ऑफ आयंस पानी में है, उसके टूटने पर तो ज्यादा कंडक्टेंस। बट यह थ्योरी फेल हो गई। क्या शेप होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्टेबिलिटी और कलर बताने में। तो फिर एक अगली थ्योरी आई, उसको बोलते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ते थे, अलग अलग थ्योरी आई थी। पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर आया, वो नहीं चला, वीबीटी आया, वीबीटी में कुछ दिक्कत आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। ऐसा पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में, अलग अलग थ्योरी आती थी। थ्योरी कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को समझा नहीं पाती थी, तो फिर अगली थ्योरी आती थी। और लास्ट में आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड, तो हमें तीनों थ्योरी पढ़ना है। इसमें से वीबीटी तो हमें बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ना है, मैं सॉरी वंडर्स तो बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ना है, मेनली हमें वीबीटी पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखिए, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और उसके बाद ये जो मैंने बनाया बोर्ड पर, ये लिखिए, लिख लीजिए।
चले आगे पढ़े। तो हम वन नर्स थ्योरी से हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा डिस्कशन शुरू होता है वन नर्स थ्योरी से। एक पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में और इतना ही उसमें भी दे रखा है जेडीली। इस चैप्टर के लिए जेडीली अच्छी किताब है, जेडीली से पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को। सुदर्शन गुहा वाली है, काली वाली मत पढ़ लेना। तो क्या है, वन नर्स थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड है। क्या है हमारे पास? कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक, हमने उस एक मोल क्लोराइड क्लोराइड की जो सॉल्यूशन है, एक मोल जो कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसके अंदर 6 मोल NH3 डाल। फिर अगले कंटेनर में भी 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड और उसमें 5 मोल NH3 डाल। फिर 4 मोल NH3 डाल। फिर 3 मोल NH3 डाल। क्या है क्या है कि वही 4 हमने कंटेनर लिए, 4। पहले वाले कंटेनर में 1 मोल NH3 लिया सॉल्यूशन हमने, इसमें भी 1 मोल NH, 1 मोल नहीं, 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड, 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड, 1 मोल, चारों में हमने 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड, चारों में 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड का 1 मोल हमने इसलिए लिया कि हमें पता लगा पाए कि क्या कंडक्टेंस रहती है। हमने देखा कि इसमें कंडक्टेंस जो थी, जिसको हमने C1 बोला, वो सबसे ज्यादा थी। इसमें कंडक्टेंस सबसे कम थी। इसमें कंडक्टेंस और कम हो गई और इसमें कंडक्टेंस और कम हो गई। C फॉर कंडक्टेंस में, इसमें निग्लिजिबल कंडक्टेंस। ये ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस लिखो है। ये ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, ये ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। ये ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। फिर मैंने AgNO3 डाला। क्या होता है AgNO3 डाल के? आपने सॉल्ट तो पढ़ा ही, AgNO3 डालते हो तो AgCl का PPT मिलता है।
AgNO3 डालते हो तो AgCl का पीपीटी मिलता है। AgNO3 डालने पर AgCl का पीपीटी मिलता है। तो इस केस में हमें 3 मोल AgCl का पीपीटी मिला। इस केस में हमें 2 मोल AgCl। इस केस में हमें 1 मोल AgCl मिला और इस केस में हमें 0 मोल AgCl। यहां पर जो 3 मोल AgCl मिले, 2 मोल, 1 मिले, 0 मिले, तो वर्नर्स ने हमको ये बात समझाई कि मोल्स ऑफ AgCl अलग अलग क्यों मिले। भाई तो अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग बात है ना। क्या कंफ्यूजिंग बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। AgCl obtained should be same। सब में भी आप बताओ ना, आपने Cl नेगेटिव सब में 3 मोल, तीनों में, चारों में 3 मोल AgCl मिलना चाहिए। यहां का तो Cl गया था। जब AgNO3 आपने डाला तो AgNO3 डाला तो AgCl मिलना चाहिए था ना। तो कहीं ना कहीं भाई भाई आप एक मोल कोबाल्ट क्लोराइड में आपने AgNO3 डाला तो AgCl मिलना चाहिए था, पर AgCl मिला नहीं। कहां गया? तो इसको वर्नर ने एक्सप्लेन किया कि हर केसेस में NH3 की प्रेजेंस में AgCl के जो मोल प्राप्त हुए वो अलग अलग क्यों हुए, ये वर्नर ने समझा। ये वर्नर ने समझा। उसने कैसे समझाया वो मैं आपको समझाता। उसने कहा कि हर सेंट्रल एटम जो कोबाल्ट है यहां पर, उसकी 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक वैलेंसी होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाइड होती है वो नेगेटिव चार्ज से ही हो पाती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो न्यूट्रल लिगेंड भी कर देता है, और न्यूट्रल लिगेंड नहीं हो तो फिर सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन भी कर देता है। ये वर्नर ने तब बताया था जब इलेक्ट्रॉन का भी आविष्कार नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता नहीं लगा। ये उसने तब बताया था। जो उस समय की बात।
तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है बेटा कि हमें बस इतना समझना है कि वर्नर्स ने दो टाइप की वैलेंसी के बारे में हमें अवगत कराया है, तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ये तो आज हम सब डेवलप हो गए इसलिए बोलते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर, बट उस समय तक ये पता नहीं था। तो इस पहले वाले केस में कितने NH3 डाले आपने? 6 NH3 डाले। तो ये 6 NH3 के साथ 6 NH3 के साथ एक दो तीन चार पांच छह NH3 के साथ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार फिर से बता देता हूं। ये NH3 और Cl नेगेटिव सेकेंड, देखिए सेकेंडरी वैलेंसी को हम बोल्ड लाइन से बनाते हैं, ये कन्वेंशन है, और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से बनाते हैं। उसका ऐसा मानना था वर्नर्स का कि सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल while the primary valency is ionizable valency। आयनाइजेबल का मतलब क्या होता है? जो पानी में जाकर टूट जाए, इट इज आयनाइजेबल वैलेंसी। while this is non ionizable। ये समझने की कोशिश। सेकेंड केस की हम बात करें तो सेकेंड केस में हमारे पास कितने NH3 है? 5। 5 NH3।
इस केस में 5, तो ये 5 तो मैंने बना दी। ये 5 तो मैंने बना दी, ये 5 NH थे मेरे पास। अब यहां पर आप देखिए कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। तो कहीं ना कहीं वो एक Cl का जुगाड़ और करेगा, तो उसने एक और Cl का जुगाड़ कर लिया। प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो 3 तो Cl उसको चाहिए। इस तो यहां पर जो समझने की बात है वो ये है बेटा, कि कोबाल्ट किसी भी तरीके से अपनी सेकेंडरी वैलेंसी 6 को सेटिस्फाई करेगा। NH3 की कमी लगी उसको, तो उसने फिर Cl को ऑफर कर दिया कि तुम मेरे साथ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर। और दो तीनों Cl उसके साथ प्राइमरी तो कर रहे थे, तो मतलब यहां पर एक Cl ने दोनों काम कर दिए, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब बताओ कभी इसको पानी में डालोगे, सेकंड केस को पानी में डालोगे, तो कितने Cl नेगेटिव आयन मिलेंगे आपको पानी में? 2। क्योंकि जो तीसरा Cl है जो दोनों तरफ से बना हुआ है, जो दोनों तरीके से बना हुआ है, तो पानी में जाके डॉटेड लाइन तो टूट जाएगी, बट ये रेड ब्राउन कलर की लाइन जो डार्क लाइन है ये नहीं टूटेगी पानी में जाके। ये पानी में जाके नहीं टूटेगी। अगले केस की बात करें हम, तो यहां पे देखिए NH3 की संख्या 4 कर दी आपने, तो 1 2 3 4, ये NH3 की संख्या। पर Cl की संख्या की हम बात करें तो Cl इसके साथ एक Cl यहां आ जाएगा, एक Cl यहां आ जाएगा और एक Cl यहां। तो Cl ने इसके साथ प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर दी और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर दी। तो अब बताओ यहाँ पानी में डालोगे तो कितने Cl निकलेंगे? सिर्फ एक ही Cl, ये दो Cl निकल नहीं पाएंगे क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी से ही बॉन्डेड है।
लास्ट केस की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तो 3 ही NH3, और हमारी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पानी में जाने पर 3 आयन मिलेंगे इसके, और कॉम्प्लेक्स के भी आयन मिलेंगे। यहाँ पे 2 आयन इसके मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स का आयन मिलेगा। यहाँ पे एक 2 आयन मिलेंगे, एक Cl का और एक कॉम्प्लेक्स का, और यहाँ पे एक भी आयन मिलेगा। तो पानी में जाने पर इसमें सबसे ज्यादा आयन मिलेंगे, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा और इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम। पानी में जाने पर इसमें सबसे ज्यादा Cl नेगेटिव मिलेंगे, इसकी AgCl कंडक्टिविटी है सबसे ज्यादा, और यहाँ पे AgCl कंडक्टिविटी कम है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कांसेप्ट ओवरऑल इसने दिया है वर्नर से, और इस वजह से इसको नोबेल प्राइज भी मिल गया। तो लिखिए वर्नर थ्योरी। इट इज an elementary theory। सबसे पहले तो बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पहले लिख जाओ, वर्नर थ्योरी में लिखिए इट इज an elementary theory। Werner's got Nobel Prize for it। Werner's got Nobel Prize for it।
Nobel Prize for it. These theory explain ionization and conduction. These theory explain ionization and conduction. These theory explain ionization and conduction. Of a complex. Of a complex. But this theory couldn't explain but this theory but this theory couldn't explain magnetic behavior, shape of complex. But this theory couldn't explain magnetic behavior, shape of a complex, which was later on explained by VBT. 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 The main postulate of this theory is the main postulate of this theory is the main postulate of this theory is every central metal atom has two type of valency. Every central metal has every central metal has two type of valencies.
Every central atom has two type of valency. First, primary valency. Only satisfied by anion. Only satisfied by anion. Known as oxidation number. Known as oxidation number. फिर लिखिए सेकेंडरी वैलेंसी. Secondary valency. Non-ionizable. Always satisfied by. Firstly satisfied. Always मत लिखिए non-ionizable. Firstly satisfied by neutral species. And if it is not available, in sufficient quantity, if it is not available in sufficient quantity, then it is satisfied by anion. Secondary valence. Non-ionizable, always satisfied by the neutral species. Always satisfied by neutral species. चलिए बस आज इतना ही होगा.